नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। मैं गिरिजेश कुमार तिवारी आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। गिरिजेश कुमार और अब आपका 5th चैप्टर का आज सेकेंड लेक्चर है। हमने आपको 5th चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर में बेसिक टर्मिनोलॉजी को बताया। What is the meaning of distance and what is the meaning of displacement? The difference between distance and displacement and acceleration, velocity, time interval, average velocity, instantaneous velocity, everything we have discussed in last lecture. लास्ट लेक्चर में हम सब लोग ने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। आज के लेक्चर में थोड़ा सा हम सब लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, स्लोप एंड एरिया, इन सब पे बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप ऑफ द कर्व बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को एक नया टर्म देते हैं जर्क, और एक्सीलरेशन के हमने अलग अलग फार्मूले भी देख रखे थे, उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या था? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या इसी को आप बताए होंगे straight line joining the initial and final position. The difference between final position and initial position, तो आप किसी भी तरीके से कह सकते हैं S is the displacement, S is the displacement and displacement आपको पता है। नेक्स्ट आपका आया वेलोसिटी। व्हाट इज द वेलोसिटी? तो ये होगा ds अपॉन dt। वेलोसिटी इज द ds अपॉन dc, और यहाँ पे क्या होगा? स्लोप ऑफ, इसको आप बोल सकते हैं स्लोप ऑफ st ग्राफ, बिकॉज द डिफरेंशिएशन आपका बताता है, क्या बताता है? डिफरेंशिएशन स्लोप को बताता है। ऐसे एक्सीलरेशन आया था dv अपॉन dt, एंड dv अपॉन dt को आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ vt ग्राफ, स्लोप ऑफ vt ग्राफ। ठीक है, इसी के बाद आपका आया था एक्सीलरेशन की तीन टर्मिनोलॉजी, dv अपॉन dt फर्स्ट ऑफ ऑल, और नेक्स्ट वन इज v dv अपॉन ds, एंड नेक्स्ट वन इज d2s अपॉन dt2, d2s अपॉन dt2। क्लियर? ये सारी चीजें हमने आपको डिस्कस कर दी थी। चलिए, तो अब हम सब लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इन सब का मीनिंग क्या है। ठीक, तो ये हो गया आपका a equal to db upon dt, the slope of bt graph, and a equal to db upon dt equal to v dv upon ds और d2s upon dt2। अब आप ध्यान दीजिए नेक्स्ट, इसी में स्लोप तो आपका डिफरेंशिएशन स्लोप बताता है, इंटीग्रेशन क्या बताता है? इंटीग्रेशन, तो आप अगर a इक्वल टू आपने कहा कि dv अपॉन dt, तो यहां से हम लिख सकते हैं dv इक्वल टू a dt, और यहां से आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये dv और ये क्या आएगा? इंटीग्रल a dt। यहां से आएगा चेंज इन वेलोसिटी, अगर यहां से v1 हो और ये v2 हो तो ये आपका आएगा v2 माइनस v1 इक्वल टू इंटीग्रल a dt, और कहां से? t1 से t2, t1 से
42। अब ध्यान समझिएगा, अगर ऐसे लिखा हो x1 से x2 y dx, तो ये आपका क्या बताता है? एरिया ऑफ एक्स वाई ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। ये आप ध्यान रखिए, अगर एक्स वाई के बीच ग्राफ है कोई, तो उसका x1 से x2 के बीच का जो एरिया होगा वो आपका बताएगा इंटीग्रल y dx फ्रॉम x1 टू x2, इंटीग्रल y dx फ्रॉम x1 टू x2। तो ऐसे अगर हम देखें तो इसको क्या बोल सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। इसको हम बोल सकते हैं क्या? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी आपका क्या होगा? एरिया ऑफ 80 ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस, एरिया ऑफ 80 ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस। ठीक है, एरिया ऑफ 80 ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एरिया ऑफ किसका? 80 ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस। क्लियर? तो यहां से बात आ गई। अब ध्यान से पढ़िएगा, नोट एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। तो आप बताइए v इक्वल टू था ds अपॉन dt, तो यहां से क्या आएगा? ds इक्वल टू v dt, ds इक्वल टू v dt। तो एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस क्या देगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, नॉट डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज द एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। नेक्स्ट आपका एरिया ऑफ 80 ग्राफ जो होगा, एरिया ऑफ 80 ग्राफ इज क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। एक बात ध्यान रखिएगा, 80 ग्राफ का एरिया ऑफ 80 ग्राफ इज नो इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया जो होगा वो चेंज इन वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होगा वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देगा। ऐसे st ग्राफ, तो st का आप v इक्वल टू लिख सकते हैं ds अपॉन dt। तो स्लोप ऑफ ये चेंज नहीं, स्लोप ऑफ st ग्राफ ही आपका क्या होता है? वेलोसिटी होता है। स्लोप ऑफ st ग्राफ इक्वल टू वेलोसिटी। स्लोप ऑफ st ग्राफ इज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्लोप बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। अगर स्लोप आपका बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग अभी बाद में कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन कोई बड़ी चीज नहीं है, ये क्वेश्चन हम सब लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन हम सब लोग पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को केवल आप डिटेल में करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? द मोशन ऑफ अ पार्टिकल along a straight line, the motion of a particle along a straight line is governed by the relation a equal to, is governed by the relation a equal to आपको दिया है। what is a? t cube minus 2t square, a equal to t cube minus 2t square plus 7, t cube minus 2t square plus 7, where a is the acceleration in meter per second square and t is the time in second। तो ये आपका रिलेशनशिप दिया हुआ है, a इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 7। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। एट टाइम 1 सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 3.58 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको पहली कंडीशन दी हुई है, एट टाइम 1 सेकेंड द वेलोसिटी इक्वल टू 3.58 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये भी सही है, 3.58 मीटर पर सेकेंड। आगे, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 9.39 मीटर।
इसी में आपको दिया है एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आपको दिया है 9.39 मीटर। ये दूसरी कंडीशन थी, दूसरी बाउंड्री कंडीशन। अगला, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड आपको एक्सीलरेशन बताना है, वेलोसिटी बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है। एक दो बातें फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होगा वो एक्सीलरेशन होगा। a equal to db upon dt. The slope of velocity time graph is equal to acceleration. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा? वेलोसिटी होगा। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया जो होगा चेंज इन वेलोसिटी देगा। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देगा। ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देगा। यहां तक बात आज हो गई। एक्सीलरेशन आपको टाइम का फंक्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। एक्सीलरेशन इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कंडीशंस दिए हुए एट t इक्वल टू 1 सेकेंड द वेलोसिटी इज 3.58 मीटर पर सेकेंड एंड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट इज 9.39 मीटर। क्लियर हो गया? अब यहां से आपको क्वेश्चन है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर एक्सीलरेशन बताओ। तो अगर t इक्वल टू 2 सेकेंड पर और आपको किसी भी t टाइम पर आपको एक्सीलरेशन मालूम है 2t स्क्वायर प्लस 7, तो ये तो बहुत आसान पहले एक चिद्दू सा क्वेश्चन। ये ध्यान रखिए, ये आपको किसी भी सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम आपको रेडी कर रहे हैं। कोई भी एग्जाम ये मत सोचिए कि आपका प्री मेंस अलग अलग होता है, प्री मेंस साथ साथ होता है। जो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में हम क्वेश्चन करा रहे होते हैं वो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होता है। जब आपका लास्ट प्रैक्टिस सेशन करा रहे होते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होता है। ये ध्यान रखिए। तो ये आपको दिया गया, तो आप यहां से पूछा गया A2 बताओ, बस t का मान 2 रख दो। किसी भी t पर आपको मालूम हो तो a का मान 2 रख दो। तो यहां से क्या आएगा 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 और क्या आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से एक आंसर आ गया A2 इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एक्सीलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, फर्स्ट आंसर इज द एक्सीलरेशन इज 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। टाइम t इक्वल टू आपने क्या पुट किया? सिर्फ 2 सेकेंड पुट किया। क्लियर हो गया ना? तो जब आपने पुट किया आपको फाइनली मिल गया 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट आपको इसी में करना है v2 निकालना है, v2। अब आप बताओ एक्सीलरेशन जो होता है वो dv अपॉन dt होता है, तो ये भी तो होता है कि dv इक्वल टू a dt, और यहां पर dv इक्वल टू a का मान देखें तो t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर, टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 7 है, और यहाँ फिर क्या आ गया dt। यहाँ पर आप इंटीग्रेट करेंगे t इक्वल टू 1 से किसी टाइम t के लिए। अच्छा, टाइम t के लिए क्यों, 2 के लिए डायरेक्ट कर लो? नहीं, t के लिए करोगे क्योंकि आगे आपको डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। और ये क्या दिया है 3.58, वेलोसिटी उस समय क्या है 3.58, और किसी टाइम t पर वेलोसिटी क्या होगी v। तो यहां से आएगा v माइनस 3.58, b माइनस 3.58 इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे t टू द पावर 4/4 माइनस 2t क्यूब बाई 3 प्लस 7t, और यहां पर क्या होगा 1/2t, यहां पर क्या होगा 1/2t। तो इससे आपको निकल के आएगा v माइनस 3.58
इक्वल टू टी टू द पावर 4/4 माइनस 2t³ 3 प्लस 7t माइनस 1/4 प्लस 2/3 और माइनस 7। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप करेंगे तो v माइनस 3.58 इक्वल टू टी टू द पावर 4/4 माइनस 2/3t³ प्लस 7t। और जब आप यहाँ पर 12 आप प्लस 12 ले लें एलसीएम तो यहाँ -1 यहाँ पर -3 आएगा, -3 प्लस यहाँ पर 8 और -84 तो आएगा v माइनस 3.58 और यहाँ होगा टी टू पावर 4/4 माइनस 2/3t³ प्लस 7t और ये आपका हो जाएगा 79 माइनस 79/12। तो यहां से v का मान आएगा k टू द पावर 4/4 माइनस 2/3t³ प्लस 7t माइनस 79/12 प्लस 3.58। ये आपका आ जाएगा जनरल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। कुछ आपको करना नहीं है, सिर्फ आप डिफरेंशिएशन अप्रोच को इंटीग्रेशन अप्रोच की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे और इजीली आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आप बताइएगा। तो आप डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी एक टाइम का फंक्शन मिल जाएगा और जब वेलोसिटी आपको टाइम का फंक्शन मिल जाएगा तो आप इसमें t इक्वल टू 2 ही नहीं, कोई भी टाइम पर आप वेलोसिटी बता सकते हैं। एक जनरल फार्मूला है, अगर आप वेलोसिटी ऑफ एट 2 पर चाहते हैं, v2 चाहते हैं तो v आपका आया है t टू द पावर 4/4 माइनस 2/3t³ प्लस 7t माइनस 79/12 माइनस 79/12 और प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा 3.58 प्लस आपका आएगा 3.58 यहां तक मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी एट 2 चाहते हैं तो इसमें क्या है, 2 की पावर 4/4 माइनस 2/3 2 की पावर 3 प्लस 7 इंटू 2 माइनस 79/12 प्लस 3.58 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ आप वेलोसिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी टाइम पर आप इजीली वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर, क्योंकि जनरल आपको क्या मिल गया, किसी भी टाइम इंटरवल पर आपको किसी भी टाइम के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया तो आप इजीली आप किसी भी टाइम पर निकाल सकते हैं। ऐसे वेलोसिटी जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। The velocity is equal to the rate of change of displacement। तो यहां से आप डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या करेंगे, वेलोसिटी dt और डिस्प्लेसमेंट आपको 1 सेकेंड पर पता है, 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, डिस्प्लेसमेंट इज 9.39 मीटर और ये s मान लो, यहाँ पर t मान लो, तो इसी को आप लिख सकते हैं s माइनस 9.39 इक्वल टू इंटीग्रल, ये इंटीग्रल 1 टू t, ये होगा इंटीग्रल 1 टू t। v की वैल्यू जो होगी क्या होगी, t टू पावर 4/4 माइनस 2/3t³ प्लस 7t माइनस 79/12 प्लस 3.58 और इसको आप क्या करेंगे dt कर देंगे। तो फाइनली आपका आएगा यहाँ पर t टू पावर 5/20 माइनस 2t टू पावर 4/12 प्लस 7t² 2 माइनस 79/12t प्लस 3.58t। कहां से कहां तक, 1 टू t। तो यहां से आप अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। यू विल सॉल्व दिस, देन फाइंड आउट
आप क्या करेंगे, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s माइनस 9.39 यहाँ आएगा t टू पावर 5/20 माइनस t टू पावर 4/6 प्लस 7/2t स्क्वायर माइनस 79/12t प्लस 3.58t और माइनस 1/20 माइनस प्लस हो जाएगा 2/12 माइनस 7/2 प्लस 79/12 माइनस 3.58। अब यहां से s का एक जनरल इक्वेशन मिल जाएगा। s का आपको क्या मिल जाएगा, एक जनरल इक्वेशन मिल जाएगा। और जब s का एक जनरल इक्वेशन आप फाइंड आउट कर लेंगे, s इन टर्म्स ऑफ t, जब आप s इन टर्म्स ऑफ t आप निकाल लेंगे तो किसी भी टाइम इंटरवल पर आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेंगे। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया था कि कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, उसका एक्सीलरेशन दिया हुआ था। एक्सीलरेशन के बाद आपसे कहा गया कि कंडीशंस भी दी गई। क्या कंडीशन दी गई? कंडीशन ये दिया गया कि एट टाइम t इक्वल टू 1 पर जो है, टाइम t इक्वल टू 1 पर जो आपका है वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। टाइम t इक्वल टू 1 पर जब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सब कुछ आपको इजीली दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आपको क्या है, दिया है, तो आप उसी को बाउंड्री कंडीशन को यूज करते हुए आगे इजीली एक वेरिएबल टर्म में डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को आप यूज करते हुए आगे बढ़ते चले गए। और जब आगे बढ़ते गए तो आपने जनरलाइज वेलोसिटी का इक्वेशन निकाला। अब जनरलाइज अगर आपने किसी टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी का इक्वेशन निकाला तो आप टाइम इक्वल टू 2 पर, टाइम इक्वल टू 2 पर भी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और टाइम इक्वल टू 2 पर आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और टाइम इक्वल टू 2 पर आप एक्सीलरेशन इक्वेशन से निकाल ही सकते हैं। तो इजीली आपको कुछ भी मिल गया। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि एक्सीलरेशन आपका क्यूबिक फंक्शन है, एक्सीलरेशन आप देखें तो हायर ऑर्डर इज 3, एक्सीलरेशन का हायर ऑर्डर 3 है तो वेलोसिटी का हायर ऑर्डर 4 है और डिस्प्लेसमेंट का हायर ऑर्डर 5 है। मतलब क्या है कि अगर ये इसमें ऐसे ऑब्जेक्टिव बने कि डिस्प्लेसमेंट कैसा फंक्शन होगा सर, 5th ऑर्डर का फंक्शन होगा, वेलोसिटी क्या होगा, 4th ऑर्डर का फंक्शन होगा, टाइम का 4th ऑर्डर का फंक्शन होगा। जितना एक्सीलरेशन होगा उससे एक ज्यादा वेलोसिटी होगी, उससे एक ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, या इसका उल्टा, डिस्प्लेसमेंट से एक ऑर्डर कम वेलोसिटी का, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और वेलोसिटी से एक ऑर्डर कम एक्सीलरेशन होगा। वेलोसिटी से एक ऑर्डर कम क्या होगा, एक्सीलरेशन। अब इक्वेशन आप मोशन की बात करते हैं जो आपके लिए जनरली इंपॉर्टेंट है, अपने से ही कुछ कर लें तो बेहतर रहेगा। अब पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में पहला केस आपका है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, या इसी को यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है। अगर आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है, अगर आपका मोशन क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि v इक्वल टू कांस्टेंट। पहली मीनिंग आपके दिमाग में आया, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सीलरेशन इक्वल टू 0। फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ, ये भी आप कर लीजिए, फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ मतलब रेक्टिलिनियर के लिए ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रेक्टिलिनियर मोशन, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन मींस वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट एंड एक्सीलरेशन इक्वल टू 0। अब आप बताइए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब ये कुछ मीटर पर सेकंड है, कुछ मतलब कोई वैल्यू v मीटर पर सेकंड हम v मीटर आगे बढ़ेंगे, तो इसमें आप बताइए t टाइम पर
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो टी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट बी इंटू टी आगे बढ़ जाएगा कि नहीं। हर टाइम पर हर एक सेकेंड आपका क्या होगा, v वेलोसिटी से b मीटर आगे बढ़ता जा रहा है। each and every time the displacement is increasing by b because the v is constant. If the velocity is constant, that it means ये आपसे कहता है कि पर सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग बाई v। बी मीटर पर सेकेंड क्या होता है कि पर सेकेंड हम बी मीटर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जब कांस्टेंट हो तब अगले सेकेंड भी वही हो, अगले सेकेंड भी वही हो। तो यहां से आ गया डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी को हम लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। कई बार आप पढ़े होते हैं और ये रट्टे रट्टे होते हैं एकदम, चाल बराबर दूरी बटे समय। पर चाल बराबर दूरी बटे से समय क्या हमेशा लग सकता है, नहीं। जब चाल क्या हो, कांस्टेंट हो, नियत हो, जब ये क्या हो, नियतांक हो, जब ये आपका कांस्टेंट हो, व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब अभी बताइए, अभी आप 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, अगली बार आप अगले सेकंड 4 मीटर पर सेकंड से चले, तो फिर चाल बराबर दूरी बटे समय कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहले सेकंड में चली गई दूरी 5 होगी तो अगले सेकंड में 4 ही होगी, अगले सेकंड में कुछ और। लेकिन अगर 5 5 5 है तो हर सेकंड 5 ही 5 चलेंगे। तो ध्यान रखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन के लिए एप्लीकेबल है। द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वीटी और v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एप्लीकेबल फॉर ओनली व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो जब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय एप्लीकेबल होगा। अगला आप दूसरा कंडीशन, व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट मींस क्या है, वेलोसिटी बदल तो रही है पर सेकेंड एक कांस्टेंट रेट से बदल रही है। द वेलोसिटी इज चेंजिंग, द वेलोसिटी इज चेंजिंग बट पर सेकेंड वेलोसिटी इज चेंजिंग विद कांस्टेंट रेट। तो हर सेकेंड आपका कांस्टेंट रेट पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है। मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी किसी टाइम t बाद v हो गया और पहले u था, तो टाइम t में a इंटू टी जुड़ जाएगा। भाई पर सेकेंड वेलोसिटी बदल रही है और वो भी कांस्टेंट रेट से। अभी हमारी वेलोसिटी u थी, अगले सेकेंड a बढ़ जाएगी, फिर अगले सेकंड a बढ़ जाएगी, फिर अगले सेकंड a बढ़ जाएगी। तो t सेकंड बाद कितना बढ़ चुका होगा, t सेकंड बाद 80 बढ़ चुका। तो फाइनल वेलोसिटी v इज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी एट आफ्टर टाइम इंटरवल t। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और a क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। t क्या है, टाइम इंटरवल, t क्या है, टाइम इंटरवल। तो ध्यान रखिए, v बराबर u प्लस एटी, v इक्वल टू u प्लस एटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर if the acceleration is constant. If the acceleration is constant, then you can say the final velocity equal to initial velocity plus acceleration into time interval. और इसी इक्वेशंस को हम लोग न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। तो न्यूटन के जितने भी गति विषयक समीकरण है, जो मोशन के इक्वेशंस हैं, वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। न्यूटन्स के इक्वेशंस जो किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। बात समझ। तो फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन v इक्वल टू u प्लस एटी, और इसी के लिए होता है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए, अगर ग्रेविटी के अंतर्गत आप गिर रहे हैं तो आपका g का a जो हो जाएगा वो g हो जाएगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, 2as। 3 इक्वेशंस हैं v इक्वल टू। अब ये देखिए, न्यूटन्स के तीनों इक्वेशन वैलिड कब है,
तो न्यूटन्स के तीनों इक्वेशन तब वैलिड हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो और एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। तो v इक्वल टू आपका आ जाएगा u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे अगर आपका वेरिएबल एक्सीलरेशन से, थर्ड केस आ गया वेरिएबल एक्सीलरेशन, पहले आपने एक्सीलरेशन जीरो के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय एंड डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और अगर आपका वेरिएबल एक्सीलरेशन हो, अगर आपका क्या हो, वेरिएबल एक्सीलरेशन हो, तो उस केस में a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, v इक्वल टू होता है ds अपॉन dt, और a ही होता है आपका v dv अपॉन ds, a ही आपका होता है d2s अपॉन dt2। जो आपके लिए एप्लीकेबल हो उसको आप अप्लाई करें और इजीली सॉल्व करें। क्लियर हो गया? तो वेरिएबल एक्सीलरेशन के लिए सारे फॉर्मूले हैं, dv अपॉन dt, a इक्वल टू v dv अपॉन ds एंड a इक्वल टू d2s अपॉन dt2, और वेलोसिटी इक्वल टू ds अपॉन dt। तो ये सारे आपके लिए एप्लीकेबल हैं जब आपका एक्सीलरेशन क्या हो, वेरिएबल हो। When the acceleration is variable, then you can apply all these equation. Clear? If the acceleration is zero, then easily you can say चाल बराबर दूरी बटे समय, speed equal to distance upon time interval, और the distance equal to velocity। तो कोई भी आप फार्मूला रटें, कोई इसमें बुराई नहीं है। You can memorize all the formula, but you have to know when and how this is applicable for the condition। तो कब और कैसे कैसे एप्लीकेबल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ v, द मीनिंग ऑफ v इज फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ u। तो ये सारी चीजें आपको इजीली जानना पड़ेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट, अगर ग्रेविटी के अंतर्गत आपकी सारी बातें हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा आप उसी को पढ़ते चलिए, जो बुकलेट में दिया है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, इजीली आप कर भी पाएंगे। अब जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट कंडीशन इज मोशन विद यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी, देन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, if the acceleration is uniform, then there are three equations are applicable, and these three equations are known as Newton's equations of motion। कब कौन से अप्लाई करोगे, जिससे इसमें चार वेरिएबल हैं, v u a t, चार में से तीन दिया हो, चौथा आपसे पूछा है, इसको अप्लाई कर दो। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और टाइम इंटरवल दिया हो, एक्सीलरेशन निकाल लो, इसको यूज करेंगे। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दिया हो, टाइम इंटरवल दिया हो, तो आप इसको यूज करेंगे। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दिया हो, एक्सीलरेशन दिया हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसको यूज करेंगे। तो आपको कौन सा कब यूज करना, तीनों चारों आपके तीनों एप्लीकेशंस, तीनों इक्वेशंस एप्लीकेबल तो हैं, पर आप कौन सा इक्वेशन कब यूज करेंगे, कब कौन सा बाहर चलाएंगे, ये तो आपका जजमेंटल डिसीजन होगा। और जजमेंट कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन, क्वेश्चंस की डिमांड पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में व्हाट इज द गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो आपको ये सारी चीजें देखनी ही पड़ेंगी, समझनी ही पड़ेंगी। बात समझ में आई? अगला, motion with variable acceleration, if the acceleration is variable, then these three equations, and next one, another equation is that d2s upon d22, all these equations are valid। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, और ये ध्यान रखिए, इसमें आपने डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लिया है। जब डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लिया है तो ध्यान रखिए ए का मान जो होगा वो जी होगा, और वो भी पॉजिटिव जी होगा। और पॉजिटिव जी मींस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव जी? इट मींस, और इट टेल्स अबाउट दैट द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन।
तो वर्टिकली यहाँ ये सारी क्वेश्चन तो कुछ करना नहीं है, v इक्वल टू यू प्लस ए की जगह आप g रख दिए, v इक्वल टू यू प्लस। अब इसमें अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो बताता है कि डाउनवर्ड होगा, क्योंकि आपने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है। अगर कोई वैल्यू निगेटिव आती है तो वो बताएगा कि वो अपवर्ड होगा। देखिए आपने कोई एक रेफरेंस सेट कर लिया, अगर उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई वैल्यू पॉजिटिव आई तो आपकी रेफरेंस को मान रही है बातें, अगर उसके अपोजिट आ गए, निगेटिव आ गई, इसका मतलब आपकी बातों को नहीं मान रहा है। तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी आ गया, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर है? तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू और h इक्वल टू, यहाँ पे हाइट हो जाएगा, जो s है वो आपका हाइट हो गया, h इक्वल टू, इफ द हाइट इज पॉजिटिव देन इट मींस द हाइट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, if the height is positive then it means the height is in upward direction from the initial position। तो आपने जो रेफरेंस माना, यहाँ पॉजिटिव लिखने का मतलब ये कि आपने जी को पॉजिटिव ले ही लिया, और जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ऐसे आपका जब इंक्लाइंड प्लेन रहेगा, और यहाँ पर आप ध्यान रखिए स्मूथ इंक्लाइन है, ये आपका क्या है, स्मूथ इंक्लाइन है। तो जब आपका स्मूथ इंक्लाइन होगा, कुछ करना नहीं, a इक्वल टू आज का हो जाएगा g साइन थीटा, क्योंकि g तो वर्टिकली डाउनवर्ड है और इस डायरेक्शन में तो मोशन पॉसिबल नहीं है, इस डायरेक्शन में मोशन आपका पॉसिबल नहीं है, इस डायरेक्शन में ये हो नहीं सकता, तो इसी डायरेक्शन में होगा, और a इक्वल टू आपका आएगा g साइन थीटा, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, g साइन थीटा। a इक्वल टू आपका क्या होगा, g साइन थीटा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपका g cos थीटा और ये आपका g साइन थीटा। आगे बढ़े, मोशन अलोंग एंड इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग एक्सीलरेशन, अगर स्मूथ है, अगर रफ होगा तो इससे भी कम आपका एक्सीलरेशन होगा, इससे भी कम आपका क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। अगला, इस क्वेश्चन को हमने आपको डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट आपका है कर्वीलिनियर मोशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्वीलिनियर मोशन? कर्वीलिनियर मोशन की बात क्या है, आप अपने से बताओ कि कर्वीलिनियर मोशन किसको कहेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्वीलिनियर मोशन? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्वीलिनियर मोशन? ठीक, कोई भी ट्रांसलेशन, अब आपके दिमाग में आता है ट्रांसलेशन होता क्या है, आपके दिमाग में आएगा ट्रांसलेशन क्या होता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन अब आपको फर्स्ट लेक्चर में, मींस प्रीवियस लेक्चर में आपको हम बता चुके हैं कि अगर आपने किसी एक टाइम इंटरवल पर ऑब्जर्व किया और आपने ये पाया कि हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, आपने किसी एक टाइम इंटरवल पर ऑब्जर्व किया और आपने ये पाया कि हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो आपने कहा इसको प्योर ट्रांसलेशन। और अगर वही ट्रांसलेशन एक कर्व पाथ पर है, अगर ट्रांसलेशन क्या है, एक कर्व पाथ पर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कर्वीलिनियर मोशन। द ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन ऑन अ कर्व पाथ इज नोन एज curvilinear motion. The pure translation on a straight line is known as रेक्टिलिनियर मोशन। अब कर्वीलिनियर मोशन में अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल रहे हैं, कर्वीलिनियर मोशन में अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल रहे हैं तब भी एक्सीलरेशन आएगा, क्योंकि पाथ के अलोंग, पाथ के टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। तो कर्वीलिनियर मोशन में एक गारंटी है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी मींस वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज हुआ तो एक्सीलरेशन आना तय बात है। ठीक है, तो इसमें दो कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन हो गए। रेक्टिलिनियर मोशन में क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन था, पाथ नहीं चेंज हो रहा था, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी, तो केवल और केवल एक ही एक्सीलरेशन आ रहा था। जैसे आप बॉल को ड्रॉप किए एक लाइन में, उसमें आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा,
मैग्नीट्यूड चेंज होगा नीचे ही आएगा। और इफ मैग्नीट्यूड आर चेंजिंग, if the magnitude of velocity is changing, then there will be only one acceleration, that will be the tangential acceleration, and that will be in the direction of change in velocity. टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमेशा वेलोसिटी चेंज के अलोंग होता है, पर जब आप कर्व पाथ पर चलते हैं, कर्व पाथ में क्या होगा कि हर समय आपका डायरेक्शन चेंज होगा, और जब डायरेक्शन हर समय चेंज होगा, जब आपका हर समय क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, तो ये गारंटी है कि आपका एक और एक्सीलरेशन आएगा। उस समय एक एक्सीलरेशन आता है सेंट्रीपिटल डायरेक्ट एक्सीलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व पाथ होता है, कर्व पाथ के सेंटर की ओर होता है। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा क्या होता है, पहली बात, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कब आएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी कर्व पाथ पर मूव करेगा, तब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात ये होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आपका होगा v स्क्वायर बाई r, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आपका क्या होगा, v स्क्वायर बाई r, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिए, थोड़ा फिर से हम लोग पढ़ भी लेते हैं, इसको आगे भी बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, ठीक, curvilinear motion, curvilinear, if a particle is moving along a curve path, if a particle is moving along a curve path, then it is said to perform a curvilinear motion. मीन्स curvilinear motion अपने आप में ही बोल रहा है कि it is the particle is moving along a curve path. Circular motion is an example of curvilinear motion, while and projectile motion is also an example of curvilinear motion. प्रोजेक्टाइल मोशन भी आपका एक क्या है, कर्विलिनियर मोशन का एग्जांपल है। नोट, इन कर्विलिनियर मोशन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कर्विलिनियर है तो कर्व पाथ होगा, कर्व पाथ होगा तो आपका वेलोसिटी हर समय डायरेक्शन तो चेंज होना ही है, भले मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। The velocity, magnitude of velocity may be constant or may be variable, but direction must be changed in curvilinear motion. And the velocity, the direction of velocity at any instant, in curvilinear motion, the velocity of the particle is always tangent to the curve path at every instant. हर एक इंस्टेंट आपका क्या होगा, वेलोसिटी टेंजेंशियल टू द कर्व पाथ होगा। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कब आएगा, जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा, जब आपका सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो इसको भी आप ध्यान दीजिए, द कंपोनेंट ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, द कंपोनेंट ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ speed of the particle and it always directed tangent to the path. तो आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कब आएगा, ये आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड ये जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब आएगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड चेंज की वजह से आता है, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या नॉर्मल एक्सीलरेशन, नॉर्मल को ही सेंट्रीपिटल कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। नॉर्मल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है, दैट विल बी नॉर्मल टू द पाथ, पाथ के हमेशा क्या होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। तो ध्यान रखिए, कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल एक्सीलरेशन, एंड कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ, हमेशा इसका डायरेक्शन जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ही होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और सेंट्रीपिटल और नॉर्मल एक्सीलरेशन हमेशा क्या होगा, v स्क्वायर बाई r, या इसी को नॉर्मल एक्सीलरेशन को हम r ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हैं। अगर एंगुलर वेलोसिटी दिया है तो r ओमेगा स्क्वायर, लीनियर वेलोसिटी दिया है तो v स्क्वायर बाई r। ऐसे जैसे आप रोड पर स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, सिर्फ टेंजेंशियल, पर जब आप कर्व लाइन में चले, जब किसी कर्व पाथ पर चले, तो सेंटर की ओर बाय डिफॉल्ट एक एक्सीलरेशन आएगा, भले मैग्नीट्यूड आप चेंज न करो। वैसे जनरली जब आप कर्व पाथ पे चलते तो मैग्नीट्यूड भी चेंज करते ही करते हैं। हाईवेज इस तरह ड्रॉ डिजाइन किए जा रहे हैं कि आप बिना स्पीड चेंज किए हुए भी टर्न कर सकें,
इसलिए एंगल ऑफ बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो खैर चलिए, तो ए नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा आर ओमेगा स्क्वायर, आप ध्यान रखिएगा, एटी इक्वल टू डीबी अपॉन dt, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू dt अपॉन dt, और कब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड, और an जो b स्क्वायर बाई r इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अब कोई नेट एक्सीलरेशन पूछे, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन पूछे, तो कोई पार्टिकल है कर्वीलिनियर मोशन कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी है, नॉर्मल भी है, तो नेट एक्सीलरेशन आपका होगा, दोनों परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इक्वल टू अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन हम सब लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, डिटेल में करते हैं, वन बाय वन सारी चीजें हम सब लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के एनालिसिस करते हैं। आज के लिए इतना ही ध्यान रखिए, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है, तो आपका दोनों एक्सीलरेशन होगा, रिजल्टेंट जो होगा अंडर रूट AN स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम सब लोग आगे फिर प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही करते हैं, आप सब लोग खुश रहें, रेगुलर क्लास करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।